नमस्कार फ्रेंड्स, डेस्टिनेशन आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज दैनिक जागरण में एक बड़ा अच्छा सा एडिटोरियल आ रखा है यूसीसी के ऊपर, दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो हमारे संविधान में आर्टिकल 44 के तहत इंक्लूडेड है। इसका हेडिंग है एक देश एक कानून की शुरुआत, और अगर एक देश में एक कानून होगा तो उसके कारण ओवरऑल कानून व्यवस्था में क्या सुधार होगा, इसके ऊपर यह आर्टिकल है। इस 17वीं बीपीएससी के मेंस एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, बिकॉज हाल फिलहाल के दिनों में उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बना है जिसने कि यूसीसी को लागू किया है, और गुजरात ने भी इससे संबंधित एक 5 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया है। तो ये आर्टिकल है जो डॉक्टर जगदीप सिंह साहब ने लिखा हुआ है दैनिक जागरण में। आइए देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई हैं। समान नागरिक संहिता लागू करने के साथ ही उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो अगर पीटी किसी एग्जाम में पूछे कि भैया कौन सा हाल फिलहाल में देश का ऐसा पहला राज्य हुआ है जिसने आर्टिकल 44 का सम्मान करते हुए अपने राज्य में यूसीसी लागू किया, तो वो उत्तराखंड है। हालांकि वहाँ की सर्टेन एसटी कम्युनिटी, ट्राइबल कम्युनिटीज को बहुत सारे प्रावधानों में छूट भी दी गई है। साथ साथ गुजरात सरकार ने भी समान नागरिक संहिता लागू करने की बात की है, और उसके लिए उसने एक 5 सदस्यीय समिति गठन कर दी है। अच्छा होगा कि गुजरात सरकार की यह समिति उन आलोचनाओं को ध्यान में रखे जो उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता के कुछ प्रावधानों को लेकर हो रही है। पहला चीज तो जानेंगे कि कोई सी भी सरकारी नीति अगर इम्प्लीमेंट की जाती है तो वो आलोचनाओं से परे नहीं होती है। उन आलोचनाओं के निराकरण के लिए सरकारें प्रायः आयोगों या समितियों का गठन करती हैं। तो गुजरात ने भी हाल फिलहाल में यूसीसी को लागू करने की इच्छा जताई है, और इसको लेकर के वो लोग एक 5 सदस्यीय समिति का गठन करेंगे। ठीक है, तो अगर एग्जाम में पूछे कि यूसीसी लागू करने वाला राज्य उत्तराखंड, इसको लेकर के 5 सदस्यीय समिति गठन करने वाला राज्य कौन सा है, तो वो गुजरात है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिख रखा है। समान नागरिक संहिता का मतलब है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वो किसी भी पंथ, मजहब, क्षेत्र, जाति के क्यों ना हो। अगर भारत की विभाजनकारी शक्तियों की बात की जाए तो उनमें प्रायः हम लोग जाति, धर्म, क्षेत्रवाद को या भाषावाद को लेते हैं, लेकिन यूसीसी का सारा सीधा सा मतलब ये है कि किसी भी भाषा प्रांत से आप हो, आपका कोई सा भी मजहब हो, आप पे अप्लाई होगा एक ही कानून के तहत आपको संहिताबद्ध किया जाएगा। अब उत्तराखंड में क्या होगा कि विवाह, तलाक, बच्चे गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों पर राज्य में सभी लोगों के लिए एक जैसे नियम होंगे, और आज़ादी के बाद से ही पूरे देश में यूं तो यूसीसी को लागू करने की बात की जा रही थी, लेकिन अभी तक समहाउ इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। जब संविधान निर्माण भी हो रहा था तब भी यह मुद्दा बहस के केंद्र में था कि यूसीसी को संविधान में शामिल किया जाए या नहीं। डॉक्टर अंबेडकर साहब बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स में से थे यूसीसी के। उन्होंने कहा भी था कि यूसीसी वांछनीय है, लेकिन फिलहाल यह स्वैच्छिक ही रहना चाहिए। उन्होंने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 44 का हिस्सा बनाकर देश की आने वाली पीढ़ियों पर इसका निर्णय छोड़ दिया कि यूरोपियन सोसाइटी की तरह जब भारतीय समाज भी ज़्यादा एकीकृत होगा, जब जाति, धर्म, भाषा इत्यादि की दूरियां मिटेंगी, तो स्वतः समाज के अंदर से इस चीज़ की डिमांड आएगी कि भैया आर्टिकल 44 को लेट्स इम्प्लीमेंट दिस। ठीक है, इसके अंतर्गत ये आपको जानना चाहिए कि यूसीसी को रखा गया आर्टिकल 44 में किसके अंतर्गत, तो डीपीएसपी के अंतर्गत। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत, जो हमारे संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर के 51 में बताए गए हैं। 44 को देखेंगे तो इसी 36 से 51 के बीच ही आता है। तो ये भी आपको जानना चाहिए कि भाग 4 और आर्टिकल 36 से लेकर के 51 के मध्य आपको डीपीएसपी को रखा गया है। आर्टिकल 44 का उद्देश्य यह है कि कमजोर समूहों के खिलाफ भेदभाव को दूर करना। ऐसा ना हो कि समाज के जो भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो अपने लिए अलग तरीके से नियम कानून बना लें, बल्कि सोसाइटी में ये इंश्योर करना, एक तरीके से देखिए तो आर्टिकल 14 का ही ये एक रूप आप कह सकते हैं। आर्टिकल 14 बात करता है विधि के समक्ष समानता की, और आर्टिकल 44 भी बात करता है कि भैया हर आदमी के लिए एक ही कानून होना चाहिए। ठीक है, इसके कारण क्या होता है कि देश भर में विविध सांस्कृतिक समूहों के मध्य सामंजस्य स्थापित होता है। इसके बावजूद स्वतंत्रता के बाद इतने लंबे समय तक एक देश एक कानून पर अमल नहीं हो सका। ठीक है, क्यों नहीं अमल हो सका भैया, तो
आम जनमानस को ऐसा लगता है कि केवल मुस्लिम कम्युनिटी ने इसका विरोध किया, लेकिन हम लोगों को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि यूरोपियन पावर्स ने इस देश में लंबे समय तक रूल किया और जहां जहां पर उन्होंने अपनी कॉलोनीज को एस्टैब्लिश किया, जैसे गोवा हो गया पुर्तगीज का, या पौंडीचेरी हो गया फ्रेंच का, यहाँ पर लंबे कालखंड में उन्होंने अपने कल्चर को प्रमोट किया, अपने कल्चर को फैलाया। और जब देश आज़ाद हुआ तो यहाँ के लोगों की भी आकांक्षा थी कि भैया अब पिछले 200 सालों से मेरा रहन सहन एक अलग तरीके से हो रखा है, तो प्लीज़ हमको समान नियम कानूनों में न बांधा जाए। इसके अतिरिक्त आपको और एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि नागा कम्युनिटी के जो लीडर वगैरह थे, जैसे नागा कम्युनिटी के एक बड़े लीडर थे जिनका नाम था फीजो भी महात्मा गांधी से मिलते हैं 1947 में, और वो बोलते हैं कि भैया हम लोगों को अलग तरीके से रहने दिया जाए बिकॉज हमारा कल्चर अलग है। ठीक वैसे ही संविधान सभा में झारखंड के एक बड़े रिप्रेजेंटेटिव थे जिनका नाम था जयपाल सिंह, वो भी यूसीसी का इस रूप से विरोध करते थे बिकॉज उनका मानना था कि चूंकि देश में बड़ा इन्फ्लुएंस गांधी जी का है और गांधी जी शराब का विरोध करते हैं, तो ऐसा ना हो कि शराबबंदी पूरे देश पर एक मुश्त तरीके से लागू कर दिया जाए। जयपाल सिंह साहब का कहना था कि एक हल्की मात्रा में लीकर को कंज्यूम करना हम ट्राइबल कम्युनिटीज़ की संस्कृति का भाग है और इस चीज़ को हमसे ज़बरदस्ती आपको इम्प्लीमेंट नहीं करवाना चाहिए, शराबबंदी को। ठीक है, तो वही सारी कहानी यहाँ बताई गई है कि भैया दो इसका उद्देश्य है, कमजोर समूहों के खिलाफ भेदभाव को दूर करना, बट बहुत सारे सांस्कृतिक समूहों ने इसका विरोध किया और इसीलिए फॉर द टाइम बीइंग जब देश आज़ाद हो रहा था तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका। ठीक है, एक देश एक कानून की शुरुआत, कानून व्यवस्था में होगा सुधार। दुनिया के किसी भी प्रतिष्ठित लोकतांत्रिक देश में जाति पंथ मजहब के आधार पर अलग अलग कानून नहीं है, लेकिन भारत में अलग अलग पंथों के अलग अलग मैरिजेस एक्ट्स हैं। जैसे अगर मुस्लिम कम्युनिटी को अगर आप प्रीफर करेंगे तो इस देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ या उसी को शरिया एप्लीकेशन एक्ट भी कहते हैं 1937 प्रभावी है। ठीक है, तो अगर हिंदुओं के लिए अलग तरीके से मैरिज एक्ट हुआ, मुसलमानों के लिए 1937 का हुआ, तो इसका मतलब हर पंथ के लिए हर धर्म के लिए अलग अलग मैरिज एक्ट हुआ और इसको किसी भी प्रतिष्ठित लोकतंत्र के लिए जो समाजशास्त्री हैं, राजनीति विज्ञान के जो जानकार हैं, वो बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। इस वजह से क्या हुआ है, लॉन्ग रन में हमारे यहाँ विवाह, जनसंख्या समेत कई तरह का ताना बाना बिगड़ा हुआ है। कैसे बिगड़ा हुआ है, दो कम्युनिटीज़ के लोग, दो पंथों के लोग जब आपस में शादी करते हैं, उनके मध्य जब भी उत्तराधिकार को लेकर के विवाद होगा और या फिर संपत्ति के बंटवारे को लेकर के विवाद होगा या तलाक को लेकर के विवाद होगा, तो उनमें से हर धर्म का आदमी कहेगा कि भैया जो अंतिम कानून का क्रियान्वयन होना चाहिए वो मेरे धर्म के हिसाब से होना चाहिए। तो इसीलिए ये जो सामाजिक ताना बाना बिगड़ा हुआ है, इसीलिए देश के नागरिक कानूनों में एक ऐसी समानता लाने की जरूरत है जो सभी पंथ, जाति, वर्ग और संप्रदाय को एक ही व्यवस्था में लेकर के आए। जब तक देश के संविधान में ये सुधार नहीं होगा तब तक भारत सही मायनों में पंथ निरपेक्ष नहीं बन पाएगा। भारत में दो प्रकार के पर्सनल लॉ फॉर द टाइम बीइंग आपको इम्प्लीमेंटेड हैं। एक है हिंदू मैरिज एक्ट जो हिंदू, सिख, जैन आदि संप्रदायों पर लागू होता है, और एक चीज़ और आपको बता दें कि जो हिंदू मैरिज एक्ट 1956 है उसमें बताया गया है कि ये हिंदुओं, सिखों, जैनियों, बौद्धों और इनके अलावा हर उस कम्युनिटी पर लागू होता है जो अपने आप में मुस्लिम नहीं है या ईसाई नहीं है या पारसी नहीं है। जो फारस से लोग इंडिया में आकर के बसे उनको पारसी कहा जाता है, या जूस लोग, ये इजराइल वाले यहूदी नहीं हैं। ठीक है, तो हिंदू मैरिज एक्ट नाम से मत जाइए, आपको ऐसा लगेगा कि खाली हिंदुओं के ऊपर ये अप्लाई होता है। हाउएवर रियलिटी ये है कि इस देश में सिखों, जैनियों, बुद्धिस्टों के ऊपर भी यही एक्ट लागू होता है और बेसिकली जो भी लोग मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं है उनके ऊपर ये एक्ट अप्लाई होता है। और इस्लाम को मानने वालों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ, अभी हम लोगों ने बात किया ही था 1937 का। और अलग अलग पंथों के अलग अलग कानून होने से न्यायपालिका पर बोझ पड़ता है। अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो हर कोई अपने अपने पंथ को फॉलो करवाना चाहता है, कोई एक आपको पंथ न्यूट्रल कानून इस देश में फॉर द टाइम बीइंग नहीं है।
ठीक है। अब यूसीसी लागू हो जाएगा तो हर आदमी अपना अलग अलग लॉजिक लेकर के नहीं जा पाएगा कि भैया मेरे धर्म के हिसाब से मामले में फैसला हो। इसके कारण अदालतों में लंबित पड़े जो फैसले होंगे उनका जल्द ही निपटारा होगा। इस देश में ऑलरेडी 4 करोड़ से ज़्यादा आपको केसेस पेंडिंग हैं, जिनके निस्तारण में बोला जाता है कि 250 ईयर प्लस लगेंगे। और ये जो 4 करोड़ मामले हैं, इनमें से 90% आपको सिविल मामले होते हैं, उनका भी एक बड़ा हिस्सा आता है इसी पारिवारिक विवाद के रूप में। ठीक है, तो यूसीसी का विरोध करने वालों का मत था कि यह सभी पंथों पर हिंदू कानून थोपने जैसा होगा। और अब के समय में देखिए तो भैया आज के समय में जो बहुत लिबरल लोग हैं उनका मानना है कि ये मिथ्या आरोप है, क्योंकि इस कानून का उद्देश्य साफ तौर पर सभी को समान नज़र से देखना है और न्याय करना है। अभी बिहार के जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान साहब, उनका भी क्लियरली मानना है कि भैया यूसीसी वगैरह जैसी अच्छी चीज़ें इंप्लीमेंट होनी चाहिए। और यूसीसी का अर्थ ही है कि संविधान सम्मत सेक्युलर नागरिक संहिता कि किसी भी धर्म विशेष को ये टारगेट न करे और केवल एक धर्म के ऊपर आधारित न हो, बल्कि आधुनिक सोच के आधार पर जो भी अच्छे नियम कानून हो सकते हैं उनको बनाया जाए और वो सारे लोगों पर इक्वली इम्प्लीमेंटेड हो। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर कुछ फंडामेंटलिस्ट इसका विरोध भी कर रहे हैं तो उनको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया और मिस्र जैसे कई मुस्लिम बहुल देशों में भी यूसीसी लागू किया जा चुका है। यूसीसी लागू करने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार टिप्पणी किया है। 1985 का शाह बानो मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था कि यह दुख का विषय है कि संविधान का अनुच्छेद 44 एक मृत अक्षर बनकर के रह गया है। शाह बानो मामला था 1985 का। इसी को लेकर के आरिफ मोहम्मद खान साहब ने उस समय के राजीव गांधी साहब की कैबिनेट से इस्तीफा भी दिया था। राइट, इसमें क्या था कि एक महिला को तलाक दे दिया गया था और जो उनके शौहर थे, जो हस्बैंड थे, वो बोल रहे थे कि इस्लामिक कानून के हिसाब से जो भी मुआवजा बनता है हम दे चुके हैं, जबकि ये जो महिला थी, ये जो दुखियारी महिला थी, ये और अच्छे भत्ते का डिमांड कर रही थी। ठीक है, 1995 के सरला मुदगल केस को आप मीन्स में कोट कर सकते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत व्यक्त की गई संविधान निर्माताओं की इच्छा को पूरा करने में सरकारें और कितना समय लेगी। आज़ादी के 50 से अधिक सालों के बाद हमारा समाज इतना सभ्य हो चुका है, इतना सुसंस्कृत हो चुका है कि इस अच्छे चेंज को वो एक्सेप्ट करने को तैयार होगा। उत्तराधिकार और विवाह को संचालित करने वाले परंपरागत हिंदू कानून को बहुत पहले ही 1955-56 में संहिताकरण करके अलविदा कर दिया गया है। हिंदुओं या अन्य जो इंडिजिनस धर्म इंडिया से निकले हैं उन सबको इसी एक कानून के तहत संहिताबद्ध किया गया और जो भी बहुत ट्रेडिशनल, बहुत ऑर्थोडॉक्स सोच वाले नियम कानून थे उनको कब का हम लोग उनकी तिलांजलि दे चुके हैं। और देखा जाए तो बात भी गलत है कि मजहब के नाम पर अगर आप मानवाधिकारों का गला घोटते हैं तो वो अपने आप में निर्दयता है। ठीक है, फिर 2017 में सायरा बानो केस से भी एक ऐसी समझ हमारी विकसित होती है मानो सुप्रीम कोर्ट सरकार को ये निर्देश दे रहा है कि यूसीसी से संबंधित उचित विधान बनाने पर वो विचार करे। और जैसा कि इस्लामिक देशों में भी शरीयत में सुधार हुआ है, इंक्लूडिंग इवन पाकिस्तान, तो हम लोगों को यहाँ पे भी एक पंथ न्यूट्रल यूसीसी लागू करना चाहिए। ठीक है, अब एक देश एक कानून की अवधारणा से क्या हो रहा होगा, तो सभी समुदाय के लोगों को एक समान अधिकार मिलेगा। आप मेन आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं कि एक देश एक कानून की अवधारणा के लाभ क्या क्या है। देश के सभी समुदाय के लोगों को एक समान अधिकार मिलेगा और एक तरीके से यह आर्टिकल 14 को धरातल पर लाने के सदृश होगा। लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। कुछ धर्मों में ऐसा आरोप लगाया जाता है कि महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है, ये भेदभाव खत्म होगा और ये भेदभाव खत्म होगा, लैंगिक समानता आएगी तो ऑटोमेटिकली देश में महिलाओं का जो सोशल स्टेटस है, सामाजिक परिस्थिति है, उसमें सुधार होगा। कानूनों में सरलता और स्पष्टता आएगी, जिसके कारण बड़े पैमाने पर सिविल विवादों का निपटारा होगा और बाकी मामलों में जल्दी से जल्दी हम लोगों को न्याय मिल सकेगा। इसके अतिरिक्त मजहबी कानूनों के आधार पर होने वाले अन्य भेदभावों को भी समाप्त किया जा सकेगा। अब बात आती है कि कुछ समुदायों के पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार सीमित हैं। यहां पर आप नोट डाउन करेंगे कि क्यों आवश्यकता है आज के समय में
यूसीसी को लागू करने की, तो ऐसे लिखेंगे कि कुछ संविधाओं के पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार सीमित है। मेंस आंसर राइटिंग में इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि किसी भी कम्युनिटी का नाम लेने से बचेंगे। हमेशा गवर्नमेंट जैसे इंडिकेटिव प्लानिंग करती है वैसे ही आप भी इंडिकेटिंग प्लानिंग करिए और कम्युनिटीज़ का नाम लेने से बचें। अगला, यूसीसी लागू होने से महिलाओं को पारिवारिक संपत्ति पर बेटों के समान अधिकार मिलेगा। अभी इस चीज़ को इंश्योर किया गया है उत्तराखंड में कि बेटियों को भी उत्तराधिकार में समान हक होंगे, बेटों के ही समान। मुस्लिम लड़कियों का छोटी आयु में विवाह होने से रोका जा सकेगा। कम उम्र में अगर बच्चियों की शादी हो रही है जो उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके शिक्षा के लिए डिट्रीमेंटल है, इस गलत प्रैक्टिस पे भी रोक लगेगा। और ये भी आपको जानना है कि मुस्लिम समाज में अभी भी कई तरीके के तलाक हो रहे हैं जिनका खामियाजा महिलाओं को भुगतना पड़ रहा है। जैसे पहले माना जाता था कि जो तलाक बिद्दत हुआ या हलाला जैसे प्रैक्टिसेस हुए वो अमानवीय हैं, तो ऐसी सारी प्रैक्टिसेस के ऊपर भी रोक लगेगी। ठीक है, और तलाक प्रक्रिया सभी समुदायों में एक सी हो जाएगी, तो ये भी अपने आप में अच्छी चीज़ होगी। ठीक है, तो ऐसे ही न्यूज़पेपर में अगर कोई आर्टिकल आए ना तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में आपको डिवाइड करना होता है और देखना होता है कि भाई किस तरीके से हम अच्छा आंसर फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, इस आर्टिकल से रिलेटेड कोई और भी आपके क्वेश्चन होंगे तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक करेंगे। और एक चीज़ और बता देते हैं कि अपकमिंग 70th बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम के लिए ये अपने आप में बड़ा एक हॉट टॉपिक है। तो जो जो काम की बातें हम आपको बताएं उन लाइंस को एक बार आप क्या करेंगे, नोट डाउन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे।